नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन के रुख करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पूरी करने के बाद अब खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में खाली शिक्षक पदों का ब्यौरा जुटाने और नए पद बनाने की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति की जिम्मेदारी दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बतौर सदस्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस फैसले से नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं। सीएम आज सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले सीएम ने बीते दिन भी 5 जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। बता दें कि बाढ़ क्षेत्रों के दौरे के सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के साथ बीमारियां भी लगातार बढ़ रही, इसे लेकर एक सीनियर IAS अधिकारी को प्रदेश के हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात कर देने का आदेश दिया गया है। अधिकारी हर जिले में 4 से 5 दिनों तक कैंप करेंगे और व्यवस्था देखेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आपदा से जनहानि होने पर 4 लाख और मकान क्षतिग्रस्त होने पर 95,000 रुपए मुआवजा भी दिया जाने की व्यवस्था की गई है। तो सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आज सीएम योगी का दौरा महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का है, जहां पर हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इससे पहले 5 जिले का दौरा कल सीएम योगी कर चुके हैं। हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। उसे बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए संभावित बीमारियों से बचाव के लिए अभी से तैयारी हर एक स्तर पर प्रारंभ हो। यहाँ पर संतोषजनक ढंग से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। जितने भी बाढ़ पीड़ित यहाँ पर आए हैं, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाएं। जहां घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थल किसी शरणालय में लेकर के उन्हें वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जिलों का दौरा कर चुके हैं और आज महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो भी लोग हैं उनको हर मदद की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने IAS ऑफिसर को नियुक्त किया गया है क्षेत्र में, जिससे कि कोई भी परेशानी हो उसका समाधान तुरंत निकल सके। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं हवाई सर्वेक्षण का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी खबर पर सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता भैरव सिंह जुड़ गए हैं। भैरव सिंह, आज सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सिद्धार्थनगर में। किस तरीके का सिद्धार्थनगर में अगर बात की जाए तो बाढ़ का मंजर बना हुआ है और क्या कुछ राहत मिल सकती है योगी आदित्यनाथ के द्वारा? भैरव सिंह, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर। जी भैरव, आज योगी आदित्यनाथ सुबह सिद्धार्थनगर का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जी आज करीब योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर दौरा किए। 9:55 पर कृषि उत्पादक समिति डुमरियागंज में पहुंचे। वहां से बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट भी किए और राहत सामग्री भी वितरण किए। चलिए भैरव, शुक्रिया। महाराजगंज से विजय गुप्ता हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आज योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बात की जाए महाराजगंज की, तो महाराजगंज में क्या कुछ बाढ़ के हालात बने हुए हैं और सीएम के द्वारा राहत में क्या दिया जा सकता है और क्या देने की संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि महाराजगंज में 3 तहसील है, फरेंदा, निचलौर और नौतनवा में करीब लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित है। तो उसी के मद्देनजर आज सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण भी करने हैं और यहाँ पे ब्रिजमन क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद 12:40 से 1:20 तक जो यहाँ पे करीब 500 लोगों को जो है राशन किट मुहैया कराएंगे सर।
जी विजय, तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अगर बात की जाए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि सीएम खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं और राहत की बात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि जो भी उनका जो फसल नुकसान हुआ है, जो बाढ़ में जो उनका मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की भी डिमांड कर रहे हैं और जो भी नुकसान हुआ है खेतों का तो उसमें जो है कि वो मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि योगी इस पे क्या कुछ कर रहे हैं। जी विजय, अगर बात की जाए महाराजगंज की, तो महाराजगंज के कितने ऐसे गांव हैं और कितनी आबादी है जो बाढ़ प्रभावित हुई है, और किसानों की फसलों की बात आप कर रहे हैं, तो किसानों की फसलें किस तरीके की नुकसान हुआ है और किसानों का क्या कहना है। मैं बता दूं कि फरिंदा, नौतनवा और निचलौल तहसील में करीब हजारों एकड़ जो खेत है वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जहां पे फसलों का नुकसान हुआ है। तो किसान इसी का मुआवजा का मांग कर रहे हैं कि उनका जो भी नुकसान हुआ है तो उनका जो है कि भरपाई किया जाए। चलिए विजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बना कर रखिएगा। तो महाराजगंज और सिद्धार्थनगर आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दौरा है, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार शाम नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मौर्य ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर साझा कर इनकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में देश के गृह मंत्री और अद्वितीय संगठनकर्ता अमित शाह से भेंट कर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी महीने यूपी कैबिनेट के प्रस्तावित विस्तार और बदलाव के बीच मौर्य की शाह से मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक अलग ही दावा किया था। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बाढ़ के कहर को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि बाढ़ की विभीषिका में फंसे लोग जान माल की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को इधर देखने की फुर्सत नहीं। वह आए दिन अपने प्रचार प्रस्तावों और उत्सवों और आयोजनों में व्यस्त रहते हैं। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि गोरखपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 6 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। यहां भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूट गया। गोरखपुर वाराणसी, सोनौली, गोरखपुर लखनऊ जुड़ने वाली सड़कों पर यातायात बाधित है। कई तटबंध फूट चुके हैं। अखिलेश ने आगे भाजपा पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बाढ़ के प्रकोप से त्राही त्राही कर रही है। भाजपा सरकार ने बाढ़ के हालात पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई। वहीं प्रदेश में बुखार का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा। 4 जिलों में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी। सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में 75 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 65 बच्चे शामिल हैं। बुखार से जान गंवाने वाले 50 बच्चों के ब्लड सैंपल की जांच हुई। इसमें मालूम चला कि इन बच्चों की मौत डेंगू से हुई थी। केंद्र सरकार ने लगातार हो रही मौतों को संज्ञान में लिया। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पहुंचने वाली है। उधर मथुरा में बुखार से अब तक 12 और मैनपुरी में 20 लोगों की मौत हो चुकी। बात की जाए तो फर्रुखाबाद में भी बुखार की चपेट में आकर 9 लोग दम तोड़ चुके हैं। आगरा और बागपत में भी बुखार डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे। वहीं फिरोजाबाद में अब तक 75 मौतें हो चुकी। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 8 बच्चों सहित 13 लोगों ने जान गंवा दी है। पूरे जिले में लगातार हालात खराब होते जा रहे। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि अस्पतालों में बेड फुल हैं। मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में जांच के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 नए डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है। तो लगातार बुखार का तांडव बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद की बात करें या फिर और जिलों की बात करें, हर जगह इसी तरीके का मंजर है। अब उत्तराखंड में और खबरों को रुख करते हैं। श्रावस्ती में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा कि 8 यात्रियों से भरी एक टेम्पो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर 4 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही। यह घटना देर रात करीब 11 बजे नेशनल हाईवे 730 पर हुई। सभी यात्री बहराइच दरगाह से घर के लिए लौट रहे थे।
हादसा हुआ है। तो बताना चाहूंगा, कल बीती देर शाम रात को करीब 11 बजे के आसपास जायरीन लोग कुछ बहराइच गए हुए थे, वापस आ रहे थे। टेम्पो में 8 लोग सवार थे और सामने से खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में जाकर के टेम्पो घुस जाने से 5 लोग की मौके पे मौत हो गई। बाकी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से एक की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसको जिला अस्पताल भिनगा से उसको लखनऊ रिफर कर दिया गया है। बाकी 3 खतरे से बाहर हैं। 5 की मौके पे दर्दनाक मौत हुई है। मौके पे घटनास्थल पे सीओ और जो एसडीएम है क्षेत्रीय आरपी चौधरी जी, ये पूरी घटना तहसील इकोना क्षेत्र के अंतर्गत तिलकपुर की है। चलिए चंद्र प्रकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। बहुत बड़ा हादसा हुआ श्रावस्ती में, जहां 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। प्रदेश में तबाही मचा रही नदियां बीते दिन हुई तेज बारिश से और विकराल हो गई। गोडरा नदी के किनारे स्थित राजधानी सिलहटा बांध कट जाने से दर्जन भर से अधिक गांव पानी में घिर गए। राप्ती, रोहिन, सरयू और आमी नदी में उफान की वजह से गोरखपुर, वाराणसी और बांसगांव खजनी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा फोरलेन आमघाट बांध टूटने से भी कई गांव जलमग्न हो गए। आपको बता दें कि चौरी चौरा फरेन बांध टूट गया है और अन्य लगभग सभी बांधों पर दबाव भी बढ़ गया। बांधों में लगातार रिसाव से ग्रामीणों की सांसें भी अटकी हुई। गोरखपुर, बस्ती मंडल के बाकी जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आलम है और किस तरीके से गांव का हाल है। बाढ़ की विभीषिका से जिले के तकरीबन 350 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। लोग घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे। पशुओं को लेकर लोगों ने सड़कों के किनारे डेरा डाल दिया है। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट गए। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इस दिन ये नेता रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही हनुमानगढ़ी में पहुंच दर्शन पूजन करेंगे। इस तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रवाद का संदेश आम जनता तक पहुंचाएगी। यात्रा दोपहर 1 बजे गुलाब बाड़ी से गांधी पार्क तक निकाली जाएगी। बता दें कि आपके प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत ने बताया कि प्रदेश में होने वाली सभी तिरंगा यात्राओं में भाजपा सरकार की जाति धर्म की राजनीति पर नफरत फैलाने और लोगों को आपस में लड़ाने के काम को उजागर करेंगे। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद से जनता को रूबरू कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 24 घंटे 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान को उसकी फसल का उचित दाम, नौजवानों को नौकरी, बहनों को सुरक्षा आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद है। वहीं भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। 5 सितंबर से शुरू होने वाले इन सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभियान के प्रभारी सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। इनमें शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग आते हैं। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में और 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी इन सम्मेलनों में केंद्र सम्मेलनों में प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों, जन कल्याण योजनाओं और उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार से 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रही हैं। वो अपने पहले दिन यानी कि आज करीब 15 कार्यक्रमों में और दूसरे दिन 10 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। यूपी चुनाव से पहले स्मृति का ये दौरा राजनीतिक गलियारे में काफी अहम माना जा रहा। स्मृति ईरानी शनिवार 4 सितंबर को सुबह 9 बजे लखनऊ से अमेठी पहुंच रही हैं और करीब 11 बजे वह तेज भान सिंह के गांव अचलपुर में श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रकट करेंगी। 11:40 पर अलीपुर में राजीव शुक्ला के आवास पहुंचेगी, जहां उनकी मृतक माता जी से श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रकट करेगी।
बात की जाए तो दोपहर 12:30 बजे जगदीशपुर ट्रामा सेंटर का स्थलीय निरीक्षण करेगी, साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री 1:30 पर बेनीपुर गांव पहुंचेगी, जहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। इसके बाद कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद स्मृति ईरानी 6:30 बजे शाम गौरीगंज से अजय अग्रवाल के आवास पर जाएंगी और वहां से रात्रि विश्राम के लिए AHL गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। महामहिम रामनाथ कोविंद 2 दिन रामनगरी यानी कि संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान महामहिम इलाहाबाद हाईकोर्ट की 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन वापस लौट जाएंगे। महामहिम के आगमन के पहले शहर के कई सड़कों पर पैचिंग का कार्य शुरू करा दिया गया है। महात्मा गांधी मार्ग पर लगे डिवाइडर की रंगाई पुताई का काम भी जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने आवास के जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को जानने के लिए जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा। आमजन अपनी समस्याओं को सीधे CM के समक्ष रख सकते हैं और साथ में तुरंत इसका निराकरण भी हो रहा है। तो आज जनता दरबार सीएम पुष्कर सिंह धामी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि CM आवास पर ही यह कार्यक्रम चल रहा है और 10 बजे से शुरू हो गया है और दोपहर 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जनता सीधे मुख्यमंत्री धामी से मिल रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, तो जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन रैली के जरिए अभियान की शुरुआत कर दी। आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली हल्द्वानी पहुंची है। हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की जनसभा का आयोजन हो रहा। इस परिवर्तन रैली को किसानों की हुंकार बताते हुए पूर्व CM हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के हाथ मजबूत करने की अपील की। रावत ने कहा कि अगले साल राज्य में सरकार बनाते ही कांग्रेस बेरोजगार, महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों के उत्थान का काम करेगी। रैली में कांग्रेस के सभी दिग्गज एक मंच पर दिखे। इसके जरिए पार्टी के भीतर एकता का संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, अपडेट लेते हैं। योगेश, आज हल्द्वानी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली है, कितने बजे से चालू हो जाएगी और क्या कुछ आयोजन हुआ है और लोगों का क्या कहना है इस रैली के बारे में? देखिए, साफ तौर से जहां कल खटीमा से कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, तो यही आज परिवर्तन यात्रा शाम 4 बजे के आसपास हल्द्वानी पहुंचेगी, जहां विभिन्न जगह उनका स्वागत कार्यक्रम के बाद 6 बजे हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसके साफ तौर पर क्योंकि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये परिवर्तन यात्रा अभी तराई में की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में ये परिवर्तन यात्रा पहाड़ों में की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बनने के बाद कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की भी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है इस परिवर्तन यात्रा से, एकजुटता दिखाई जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की बातें सामने आती है। और आज यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी, जिसके बाद यहाँ भव्य स्वागत होगा, एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि चाहे वो किसी भी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा पहुंच रही हो, वहां के जो स्थानीय दावेदार हैं उनमें अपनी मजबूत पकड़ दिखाने की बात की जा रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी वहां पे धमक दिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये देखा जाएगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। सत्ता की सीढ़ी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा से ही बन रही है। बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और साथ में कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज भी एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस यात्रा के बारे में लोगों का क्या कहना है, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है?
योगेश, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर है हल्द्वानी की, और जो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है वहां पर किस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं और लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये कांग्रेस का कहना है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता हल्द्वानी से योगेश जुड़े हुए। 2021-22 सत्र के टर्न 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। टर्न 1 की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर से आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से सैंपल डाउनलोड कर परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि इन सैंपल पेपर की मदद से छात्रों को परीक्षा में आने वाले सवालों के प्रकार और उनकी मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी, जो उनकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में काफी मदद करेंगे। छात्रों को सवालों के जवाब देने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं परीक्षा में 50-50% थ्योरी और पाठ्यक्रम पेपर के अंक शामिल होंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले अपने बयान के लिए गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब परिसर में झाड़ू लगाकर और संगत में जोड़े साफ कर गलती का प्रायश्चित किया है। उनका कहना है कि उनकी मंशा किसी की तुलना पंच प्यारों से करने की नहीं थी। बीते मंगलवार को हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कार्यवाहक अध्यक्षों के लिए पंच प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद विवाद तेज हो गया था। विपक्षी दलों ने रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिरोमणि अकाली दल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में रावत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग तक कर डाली थी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि अगले ही दिन बुधवार को रावत ने पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत में अपने बयान को लेकर माफी मांगते हुए कहा था कि उन्होंने गलती की है। वे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और वे अपने राज्य उत्तराखंड में गुरु के घर में झाड़ू लगाकर अपनी इस गलती का प्रायश्चित करेंगे। प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा करने के बाद अब ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने यूपीसीएल को घाटे से उबारने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने यूपीसीएल मुख्यालय में समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को यूपीसीएल को घाटे से उबारने और कर्मचारियों की मांगों से संबंधित निर्देश दिए। बैठक में मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यूपीसीएल लगातार घाटे में चल रही है। 100 यूनिट बिजली मुक्त देने की सूरत में यह घाटा और बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में निगम को घाटे से उबारने की जरूरत है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह यूपीसीएल की लॉस लाइन कम करें, जो लाइन लॉस होती है उस पर रोक लगाए। और अभी करीब 16% लाइन लॉस है, जिसे उन्होंने पहले चरण में 12% तक लाने के निर्देश दिए हैं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।